हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का आपके ही चैनल लक्ष्य केमिस्ट्री क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में फास्फोरस के हैलाइड्स के बारे में सीखेंगे। यह हमारा पी ब्लॉक का नेक्स्ट टॉपिक होगा। हमें उम्मीद है कि आपने इसके पहले की वीडियो को देख लिया है, आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, समझते हैं, वीडियो को पॉज करके देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए, तो हम स्टार्ट करते हैं फास्फोरस के हैलाइड्स के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि फास्फोरस का सिंबल क्या होता है, पी, और यह दो तरह की हैलाइड्स बनाती है। एक को हम लिख सकते हैं PX3, हैलाइड की बात हो रहा है तो यहाँ पे हैलोजन होगा। एक होता है PX3, दूसरा आपका है PX5। ठीक है, इस PX3 को हम बोलते हैं फास्फोरस ट्राई हैलाइड। तो यह होगा हमारा फास्फोरस ट्राई हैलाइड। ठीक है, और यह हमारा सेकंड है फास्फोरस पेंटा हैलाइड। फास्फोरस पेंटा हैलाइड आया बात समझे। लेकिन नाइट्रोजन में हमने सीखा था कि नाइट्रोजन कभी भी पेंटा हैलाइड नहीं बनाते, वह केवल ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उसके पास अपना रिक्त डी ऑर्बिटल या वैकेंट डी ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होता था, जबकि फास्फोरस के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल उपस्थित होता है। कैसे? तो इस वैकेंट डी ऑर्बिटल के उपस्थित होने के कारण हम क्या कर सकते हैं कि फास्फोरस पेंटा हैलाइड का निर्माण करता है। आए बात समझिए। तो देखिए, फास्फोरस ट्राई हैलाइड भी बनाएगा और पेंटा हैलाइड भी। तो हम एक एक करके दोनों को सीखेंगे। तो पहले हम लेंगे ट्राई हैलाइड में फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो PCl3 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहला होगा हमारा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। पहले हमारी हेडिंग होगी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ट्राइक्लोराइड, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक के इसमें रिएक्शंस हैं, तो आपको एक एक करके समझना पड़ेगा। ठीक है, हमें पी ब्लॉक चैप्टर इसीलिए स्टार्ट किया है कि आपका लंबा चैप्टर है, आप एक एक करके चीज़ों को समझ सकते हैं। नहीं तो लास्ट में इसको केवल बस दौड़ा के लोग पढ़ा देते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो हमें वो काम नहीं करना है, एक एक चीज़ों को पहले समझना अच्छे से। ठीक है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या PCl3 इसी को आप बोलते हो। इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों? तो इसका फार्मूला हो जाएगा PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका प्रिपरेशन देखेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं इस PCl3 का। तो देखिए, प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला हम लेते हैं, आपको चाहिए P4 मिस व्हाइट फास्फोरस। ठीक है, हमने पढ़ा भी था व्हाइट फास्फोरस P4, और इस P4 मिस व्हाइट फास्फोरस का रिएक्शन अगर हम किसके साथ कराते हैं, ड्राई क्लोरीन या शुष्क क्लोरीन के साथ, तो ये आपका हो गया P4। और इसका रिएक्शन अगर हम करा दें किसके साथ, शुष्क क्लोरीन के साथ, तो ये आपका बन जाएगा क्या, PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, इसको बैलेंस कर लीजिए। तो यहाँ पे फास्फोरस 4 है, यहाँ फास्फोरस 1 है, तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लिए, फास्फोरस कितना हो गया, 4। क्लोरीन यहाँ पे कितने हो गए, 12। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्लोरीन को कर दीजिए 6। तो हम बोलेंगे कि फास्फोरस का, इसको आप लिख सकते हैं शॉर्ट नोट बना के, कि फास्फोरस या श्वेत फास्फोरस का अभिक्रिया जब हम शुष्क क्लोरीन के साथ कराते हैं तो हमारा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा हमारा है कि अगर हम इसी श्वेत फास्फोरस P4 की अभिक्रिया हम SOCl2, जिसको आप बोलते हो थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 को आप क्या बोलोगे, थायोनिल। थाया का मतलब होता है सल्फर, क्लोराइड का मतलब क्लोरीन, तो इसे बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड SOCl2 को। तो ये हो गया आपका क्या, तो आप बोलोगे थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो इस SOCl2 से अभिक्रिया कराते हैं तो यह आपका क्या बनता है, PCl3 प्लस में SO2 और साथ में आपका बनता है S2Cl2। ठीक है, हमने क्या सीखा कि जब हम श्वेत फास्फोरस का अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवाते थे क्या बनता था, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि जब हम श्वेत फास्फोरस की अभिक्रिया
थायोनिल क्लोराइड के साथ करवा रहे हैं तो भी हमारा क्या बनता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। साथ में यह है SO2 को बोलते हो सल्फर डाइऑक्साइड, और यह है H2Cl2 जिसको आप कहते हो डाई सल्फर। यस के पहले 2 लगाए तो आप बोलोगे डाई सल्फर डाइक्लोरीन, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस भी कर सकते हो। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 फास्फोरस है, यहाँ फास्फोरस 1 है, तो आप क्या करो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फास्फोरस कितने हो गए 4, ठीक है। अब क्लोरीन को देखिए तो क्लोरीन यहाँ पे कितना है 3 चौके 12 क्लोरीन, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 2, तो 14 क्लोरीन। और देखिए कि क्या बैलेंस नहीं उसको समझिए। सल्फर यहाँ पे 1 है तो हमने सल्फर 1 कर लिया। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, तो सल्फर कितना हो गया, ठीक है 2 सल्फर हो गया आपके पास। तो 2 सल्फर हो गया तो क्लोरीन कितना हो गया 2 दूना 4 क्लोरीन, जबकि यहाँ पे देखिए क्लोरीन कितना है तो 12 क्लोरीन इधर हो गया 2 क्लोरीन, ठीक है। तो इसलिए अगर हम इसको 8 कर देते हैं, देखते हैं तो सल्फर कितना हो गया 8, यहां पे सल्फर कितना हो गया 2 दूना 4 सल्फर, और यह 4 सल्फर, तो 8 सल्फर हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं 8, यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है 2 चौके 8, ठीक। क्लोरीन कितना है 2 8 16, यहाँ पे क्लोरीन कितना है तो देखिए 3 चौके 12 और 4 16 क्लोरीन, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या बोला कि व्हाइट फास्फोरस की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं, ड्राई क्लोरीन के साथ, तो आपका PCl3 बनता है। दूसरा, अगर हम व्हाइट फास्फोरस या श्वेत फास्फोरस की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड जिसको आप SOCl2 बोलते हो के साथ करा देंगे तो क्या बन जाएगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। दिया था फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का प्रिपरेशन, आए बात समझे, ठीक है। बैलेंस करने के लिए किसी एक वीडियो में हम आपको एकदम अच्छे से समझाएंगे कि कैसे रिएक्शंस को देख के आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया प्रिपरेशन। अब हम देखते हैं इसकी गुण की बात करते हैं। इसका गुण क्या क्या है PCl3 का, ठीक है। तो इसके गुण या इसकी प्रॉपर्टीज, PCl3 की प्रॉपर्टीज बात करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या इसके गुण हैं, प्रॉपर्टीज या इसी को बोलते हो गुण आप, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या PCl3, ठीक है। PCl3 की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहला, यह रंगहीन तैलीय द्रव होता है, मतलब तेल जैसा लिक्विड होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट होगा PCl3 एक रंगहीन तैलीय, तैलीय का मतलब है तेल जैसा, तैलीय द्रव होता है, ठीक है। यह हो गया आपका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है बच्चों कि जो आपका PCl3 होता है यह नमी से अभिक्रिया कर लेता है, नमी की उपस्थिति में अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। तो देखते हैं रिएक्शन को। PCl3 यह हो गया आपका PCl3 जिसको आप बोलते हो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। जब यह नमी से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो देखिए यह बना लेता है आपका H3PO3 जिसको आप बोलते हो ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, ठीक है। H3PO4 को आप बोलते हो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, और H3PO3 को आप क्या बोलोगे ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, और साथ में क्या बना लेगा आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इस रिएक्शन को भी आप बैलेंस कर सकते हो। तो देखो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड क्या किया, नमी के साथ अभिक्रिया, तो ये हो गया आपका, तो इसका जल अपघटन होता है, ठीक है। तो बोलेंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या PCl3 नमी से अभिक्रिया करके, नमी से अभिक्रिया करके जल अपघटन करा लेता है। क्या हो जाता है इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, जिसको आप बोलते हो जल अपघटन। तो हम बोलेंगे जल अपघटन, या इसी को आप क्या बोलते हो हाइड्रोलिसिस, ठीक है बच्चों। तो क्या करा लेता है जल अपघटन कराता है। आए बात समझिए, इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो। तो फास्फोरस यहाँ पे 1 है, 1 फास्फोरस, क्लोरीन यहाँ पे 3 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 क्लोरीन हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन कितना हो गया 3 इधर 3 इधर 6 हाइड्रोजन, यहाँ 2 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 हो गया। ऑक्सीजन कितना है 3, ठीक है, तो बैलेंस हो गया। तो हमने क्या देखा कि PCl3 एक रंगहीन तैलीय द्रव होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि PCl3 नमी की उपस्थिति में या नमी से विक्रिया करके क्या कर लेता है, तो उसका हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन हो जाता है, ठीक है। तो आपको मिल जाता है ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। क्या बोलते हो इसको बच्चों, तो आप बोलोगे ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल,
ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। ठीक है, आ गई बात समझ में बच्चों? ठीक है, तो यह 2 पॉइंट हमने देखा। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देखते हैं PCl3 के बारे में। जो आपका PCl3 होता है, तीसरा पॉइंट क्या हमने बोला कि जो आपका PCl3 होता है वो नमी से अभिक्रिया करता है तथा वो जो HCl देता था वो HCl की धूम देते हैं। धूम का मतलब है फ्यूम्स। ठीक है, फ्यूम्स देता है। चलिए अब तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो थर्ड आपका जो पॉइंट है बच्चों वो है कि जो PCl3 होता है वह कुछ कार्बनिक यौगिकों से अभिक्रिया करता है। ठीक है, क्या करता है? तो आप बोलोगे PCl3 कुछ कार्बनिक यौगिक जैसे CH3COOH जिसको आप बोलते हो एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। ठीक है, CH3COOH या C2H5OH या आप बोल सकते हो OH समूह वालों से क्या करता है बच्चों? यहाँ देखिए OH है ना, तो OH समूह इसको बोलते हैं। यहाँ भी OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो OH समूह। तो OH समूह वाले से क्या करता है बच्चों? अभिक्रिया करता है। ठीक है, से अभिक्रिया करता है, आया बात समझिए? इसके बारे में फिर से देखिए, तो हम लिखेंगे क्या? अगर यह PCl3 है, यह अभिक्रिया करता है किसके साथ? इस एथेनोइक CH3COOH वालों के साथ। ठीक है, तो यह क्या बनाता है? यह बना लेगा CH3COCl। यहाँ से देखिए यह CH3CO है, यहाँ से एक क्लोरीन इसके साथ आगे जुड़ जाएगा। ठीक, तो आप बोलोगे CH3COCl और प्लस में क्या बना लेगा बच्चों यहाँ पे? तो प्लस में आप लिखोगे H3PO3। ठीक है, H3PO3। दूसरा पॉइंट है बच्चों कि यही PCl3 अगर अभिक्रिया करे किसके साथ? इस C2H5OH के साथ, C2H5OH एथेनॉल के साथ, तो क्या बना लेगा बच्चों? यह जो C2H5 है इसके साथ एक Cl जुड़ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, इस C2H5 के साथ एक Cl जुड़ेगा, तो आप बोलोगे C2H5Cl और प्लस में क्या बन जाएगा आपका? H3PO3। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो आपने क्या देखा कि क्लोरीन कंटेनिंग आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, क्लोरीन युक्त व्युत्पन्न का निर्माण हो जाता है या क्लोरीन युक्त डेरिवेटिव का निर्माण हो जाता है किसके साथ अभिक्रिया कराने पर? PCl3 के साथ। स्ट्रक्चर ऑफ PCl3 किसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों? तो हम बोलेंगे स्ट्रक्चर की, किसकी? PCl3 की। ठीक है, PCl3 की क्या स्ट्रक्चर्स होती है? ठीक, तो देखिए एक फास्फोरस है, फास्फोरस आपका सेंट्रल एटम है और इस फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है। तो 15 को आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो किस तरह से? 15 कर सकते हो 2, 8 और 5 से। मतलब इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब 5 इलेक्ट्रॉन है बच्चों और आपके पास 3 क्लोरीन इसके साथ बंधित हो रहा है। ठीक है, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 अगर बॉन्ड बना रहा है तो 5 में से 3 चला गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 इलेक्ट्रॉन। और इस 2 इलेक्ट्रॉन को आप कितने जोड़े इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो? तो आप बोलोगे 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यह जो 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन है बच्चों, दिस इज नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज नोन एज व्हाट? इट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपसे पूछे कि इसका शेप कैसा होता है, तो आप बोलोगे पिरामिड। ठीक है, कैसा दिखता है आपको? पिरामिड जैसा। तो हम बोलेंगे इसकी आकृति कैसी होती है बच्चों? तो हम बोलेंगे पिरामिड होती है, पिरामिड। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, संकरण किस प्रकार का होता है? तो संकरण इसका सबको आप काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3 और यह एक जोड़िए 4। ठीक है, 4 किसके लिए होता था? sp3 के लिए। तो इसका संकरण कौन सा हो जाएगा बच्चों? sp3 संकरण। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। आगे बात समझिए। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर हैं? तो 3 बॉन्ड पेयर होता है, 3 BP होता है, 1, 2, 3 और एक इसमें LP है, लोन पेयर। ये क्या है बच्चों? LP। तो 3 बॉन्ड पेयर और एक क्या होता है? लोन पेयर। ठीक है, तो इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, पिरामिड होता है, sp3 संकरण होता है और 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो कोई पूछे इसकी आकृति कैसी होती है, तो आप बोलेंगे पिरामिड होती है। किसकी? PCl3 की। आई बात समझिए। तो ये हमने सीखा PCl3 के बारे में। अब हम पढ़ेंगे PCl5 के बारे में, जिसे आप बोलते हो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो नेक्स्ट है हमारा बच्चों PCl5 के बारे में, जिसे आप बोलते हो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो अगला हमारा टॉपिक होगा
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, इसी को आप बोलते हो PCl5। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को आप क्या बोलोगे बच्चों? तो आप बोलोगे PCl5। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसका पहले प्रिपरेशन हम सीखते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रिपरेशन किस प्रकार से होता है। ठीक, तो प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या चाहिए भाई? फास्फोरस और क्लोरीन। ठीक है, तो पहला प्रिपरेशन, जब हम इस श्वेत फास्फोरस की अभिक्रिया, ठीक है, शुष्क क्लोरीन की अधिक मात्रा में किया, हमने बोला कि श्वेत फास्फोरस की अभिक्रिया किसके साथ करा दें? शुष्क क्लोरीन के साथ अधिक की मात्रा में जब करवा दें, ठीक है, तो ये हो गया आपका Cl2। अधिक मात्रा मींस एक्सेस अमाउंट, तो यह क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका बन जाएगा PCl5। आई बात समझे? तो इसको रिएक्शन को बैलेंस कर लो। 4 यहाँ पे फास्फोरस है तो इसको 4 कर लो, तो 4 5 कितना हो गया? 20 क्लोरीन, और यहाँ 20 कैसे हो जाएगा? तो 2। तो आप इसके बारे में लिख लो कि जब श्वेत फास्फोरस की अभिक्रिया शुष्क क्लोरीन की अधिक की मात्रा में कराई जाती है, जब श्वेत फास्फोरस की अभिक्रिया शुष्क क्लोरीन की अधिक की मात्रा में कराई जाती है, तो आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है। ठीक है, तो यह पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं बच्चों कि अगर हम इसी श्वेत फास्फोरस की अभिक्रिया SO2Cl2, जिसका आप बोलते हो सल्फ्यूरिल क्लोराइड, क्या बोलोगे बच्चों SO2Cl2 को? तो आप बोलोगे सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है। इसका नाम है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ठीक है, तो आपका बनता है बच्चों PCl5। क्या बनेगा? PCl5, और साथ में SO2 अपना बोले तो सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको बैलेंस कर लो। फास्फोरस यहाँ 4, इसको बैलेंस कर लो तो यहाँ पे हो गया क्या? 4। तो फास्फोरस 4 हो गया, बट क्लोरीन कितना हो गया? 20। तो यहाँ पे क्लोरीन को 20 करने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पे कर लीजिए 10 दूना 20, तो 10 सल्फर हो गया। तो यहाँ पे सल्फर कितना हो गया बच्चों? तो यह आपका 10 सल्फर। ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो गया? 10 दूना 20, यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गया? 10 दूना 20। तो देखिए 4 फास्फोरस, यहाँ 2 दाम में 20 हो गया आपका क्लोरीन, यहाँ पे 5 चौका 20 क्लोरीन। ठीक, सल्फर कितना हो गया? 10 हमने लिखा है, तो 10 सल्फर यहाँ हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? 10 दूना 20, तो यह देख लिया आपका 10 दूना 20 ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या क्या बोला? तो पहले हमने फास्फोरस की अभिक्रिया, श्वेत फास्फोरस की अभिक्रिया शुष्क क्लोरीन की अधिक मात्रा में कराया, तो आपको मिल गया क्या? श्वेत फास्फोरस। तो आपको क्या मिल गया? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जब हम श्वेत फास्फोरस की अभिक्रिया सल्फ्यूरिल क्लोराइड में बोले तो SO2Cl2 के साथ कराते हैं, तो आपको मिल जाता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यह हमने बात की किसके बारे में? PCl5 है, जिसको आप बोलते हो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, तो यह हमने प्रिपरेशन देखा। अब हम इसके गुण देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो PCl5 के गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ, तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा प्रॉपर्टीज ऑफ PCl5। ठीक है, PCl5 की प्रॉपर्टीज क्या है? PCl5 श्वेत पीला पाउडर होता है, पाउडर होता है। ठीक है बच्चों, तो यह इसका पहला पॉइंट हमने देखा PCl5 के बारे में। दूसरा पॉइंट है बच्चों कि अगर यह PCl5, ठीक है, यह PCl5 क्या करता है? इसको आप गर्म करते हो। ठीक है, क्या करते हो बच्चों? गर्म करते हो इस PCl5 को, तो यह फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 और प्लस किस में टूटता है? Cl2 में। ठीक है, ऊर्ध्वपातित होकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में क्या होता है बच्चों? टूट जाता है। ठीक है, तो यह हमने 2 पॉइंट की बात की। तीसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों कि अगर इसी PCl5 का हम जल अपघटन कराते हैं, ठीक है, या नमी की उपस्थिति में इसका जल अपघटन होता है, तो क्या होता है? तो देखते हैं, आपका जो PCl5 है इसका जल अपघटन होगा, तो यह बना लेता है बच्चों POCl3 और प्लस में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसको बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं POCl3 को? तो आप बोलोगे फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। आए बच्चों समझे? और HCl आपका क्या कराएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
तो देखिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का जब जल अपघटन होता है तो क्या बनाता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। अब देखिए यही फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बच्चों फिर से जल के साथ अभिक्रिया करके अंततः यह बना लेता है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, तो यह जो PCl3 है बच्चों, POCl3, यह क्या करेगा, फिर से जल के साथ अभिक्रिया करेगा और करके क्या बना लेगा, तो H3PO4 और प्लस में क्या HCl। रिएक्शन को बैलेंस करके देखिए, यहाँ फास्फोरस 1 है, फास्फोरस 1, क्लोरीन यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 3 है क्लोरीन, तो इसको 2 कर दोगे तो कितना क्लोरीन हो गया आपका 5। हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चों 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 तो ऑक्सीजन 1। ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं। H3 हाइड्रोजन कितना है बच्चों 3। अब उसको देखिए जो बैलेंस ना हो, फास्फोरस यहाँ पे 1 है, यहाँ भी फास्फोरस 1, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, 1 ऑक्सीजन इधर 1 ऑक्सीजन इधर। ठीक है, और क्लोरीन कितना है यहाँ पे 1, यहाँ क्लोरीन 3, तो 3 क्लोरीन करने के लिए इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किससे 3 से, तो हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चों 3। ठीक है, 3 हाइड्रोजन इधर हो गया और क्लोरीन आपका 3 हो गया, फास्फोरस 1 हो गया, ऑक्सीजन कितना है 4, तो इधर हाइड्रोजन को 3 कर लीजिए, तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए जिससे दोनों बराबर हो जाए, 3 हाइड्रोजन इधर 3 हाइड्रोजन इधर 6 हाइड्रोजन, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूना कितना हो गया 6। तो आप देखिए 1 फास्फोरस यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ और 3 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, क्लोरीन कितने हैं बच्चों, तो 3, यहाँ पे क्लोरीन देख लीजिए 3 क्लोरीन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन देखिए 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यहाँ 3 हाइड्रोजन यहाँ 6, और ऑक्सीजन हमने बैलेंस ही कर लिया, 3 ऑक्सीजन इधर 1 ऑक्सीजन इधर 4। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस हो गया। तो हमने क्या बोला कि PCl5 जल अपघटन करा के H2O के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, तो पहले बनाता है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और फिर से जल अपघटन करा के ये आपका बना लेता है H3PO4, जिसे आप क्या बोलते हैं बच्चों, तो बोलोगे ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, H3PO4 को आप क्या बोलोगे बच्चों, तो इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिक क्या अम्ल। आया बात समझ में। ठीक है, तो यह हमने देखा कि जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों कि यह अगर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा कि यह अगर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड से अभिक्रिया करता है। ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेंगे OH समूह वाले, जैसे CH3COOH, या फिर हम लेते हैं आपका C2H5OH। ठीक है, इसके साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं बच्चों किसकी, PCl5 की, तो क्या होता है, तो देख इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं CH3COOH की अभिक्रिया किसके साथ, PCl5 के साथ, तो क्या बनेगा बच्चों, तो यह बन जाएगा आपका CH3COCl और प्लस क्या हो जाएगा, ये देखिए CH3COCl और प्लस में आपका POCl3 जिसको आप बोलते हो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में क्या बन जाएगा HCl। ठीक है, यह पहला प्रोडक्ट। दूसरा बच्चों अगर हम इस C2H5OH की अभिक्रिया करा दें, C2H5OH की अभिक्रिया किसके साथ, तो बोलोगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो बन जाएगा C2H5 क्या C2H5Cl। ठीक है, यह देख रहे हो आप क्लोरीन व्युत्पन्न निर्माण करने का सब तरीका है, C2H5Cl और प्लस में क्या बन जाएगा बच्चों, तो बोलोगे POCl3 जिसको आप बोलते हो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में क्या HCl। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो देख लेते हैं बैलेंस करके रिएक्शन। तो फास्फोरस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे फास्फोरस 1, क्लोरीन यहाँ पे 3 है, और एक इधर 4, एक ये 5, तो क्लोरीन हो गया 5। अब देखिए कार्बन 1 कार्बन, हाइड्रोजन 3 और एक 4 कुल हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन यहाँ 4। ठीक है, कार्बन हो गया, और आपका 1 कार्बन यहाँ था, 1 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन, तो 1 और 1 2 कार्बन। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं 2 ऑक्सीजन, 1 यहाँ 1 यहाँ 2। ठीक है, तो हमने क्या बोला बच्चों कि जब हम OH समूह वाले यौगिकों के साथ जैसे एथेनोइक अम्ल या एथेनॉल के साथ हमने अभिक्रिया कराया, किसकी अभिक्रिया, PCl5 की, तो वह क्लोरीन का व्युत्पन्न बना। आप क्या देख रहे हैं बच्चों, किसका व्युत्पन्न बना, क्लोरीन का व्युत्पन्न बनाने में इसका निर्माण करते हैं PCl5 का। ठीक है, क्लोरीन के व्युत्पन्न बनाने में इसका प्रयोग करते हैं PCl5 का। ठीक है, तो यह हो गया आपका। इसके बाद देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इसके बाद है बच्चों पॉइंट आपका कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, हैलोजन व्युत्पन्न बनाते हैं। जैसे अगर मैं अभिक्रिया करा दूं टिन के साथ, ठीक है, टिन के साथ अभिक्रिया किसकी, PCl5 की, तो ये बना लेगा बच्चों SnCl4
ठीक है, स्टैनिक क्लोराइड जिसको आप बोलते हो, SnCl4 को आप बोलते हो स्टैनिक क्लोराइड, और प्लस में साथ में क्या बन जाएगा बच्चों, तो SnCl4 और प्लस साथ में क्या बन जाएगा, PCl3। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों, अगर इस हम सिल्वर की अभिक्रिया PCl5 के साथ करा दें, PCl5 के साथ, तो ये आपका बन जाएगा AgCl और साथ में क्या बन जाएगा, PCl3। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि यह आपका क्या बन रहा है, यह भी हाइलाइट्स बन जा रहे हैं। ठीक है, हैलोजन के व्युत्पन्न बन जा रहे हैं। अगर हम अभिक्रिया करा दें किसकी, टिन की या सिल्वर की अभिक्रिया किसके साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो आपका क्या बन रहा है, हैलोजन के व्युत्पन्न का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो यह हमने कराया। देखिए इसको बैलेंस कर लेते हैं, एक टिन यहाँ, एक टिन यहाँ, क्लोरीन यहाँ पे कितना है, तो 4 क्लोरीन यहाँ और यहाँ 3, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फास्फोरस हो गया 2 और क्लोरीन कितना हो गया 10। तो इसको अगर हम कर दें 2 से मल्टीप्लाई इसको भी, तो 3 दूना 6 और 4 कितना हो गया 10। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, एक सिल्वर यहाँ, एक सिल्वर यहाँ, क्लोरीन कितना है, तो 5 क्लोरीन यहाँ, 3 क्लोरीन यहाँ पे 2 क्लोरीन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 हो जाएगा, तो 2 सिल्वर, तो 2 सिल्वर, देखो तो 2 सिल्वर हो गया, एक फास्फोरस, क्लोरीन 5, तो 2 क्लोरीन यहाँ, 3 क्लोरीन यहाँ। ठीक है, तो यह बन गया आपका क्या, हैलोजेंस के व्युत्पन्न बनते हैं, डेरिवेटिव बनते हैं अगर हम PCl5 के साथ अब क्या करा देते हैं, धातु की। ठीक है, PCl5 दिखता कैसा है। ठीक, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। क्या बोलोगे बच्चों, तो आप बोलोगे स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। ठीक है, PCl5 का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, तो यह देखो कैसे बनाते हैं, एक फास्फोरस और फास्फोरस के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, तो यह आपका फास्फोरस हो गया। उसके बाद क्या होगा, 5 अगर क्लोरीन है, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, ये 3, एक ऊपर इस तरह से रहेगा, एक नीचे 5। ठीक है, तो यह भी क्लोरीन हो गया आपका, यह क्लोरीन 2, यह 3, यह 4 और यह क्या 5। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर्स को आप जोड़ दो। ठीक, इस तरह से बना लो, इसको बोलते हैं आप ट्राइगोनल। ठीक है, और यह देखिए, यह 2 एक ऊपर और एक नीचे है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हो, शॉर्ट में मैं बोलता हूं इसको TBP, या इसी को आप कहते हो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, तो इसका नाम है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। अब देखिए इसी को TBP, या हिंदी में बोलते हो आप त्रिकोणीय द्विपिरामिड, या हिंदी में कहते हो त्रिकोणीय द्विपिरामिड। ठीक है, या TBP इसी को कहते हो। चलो अब देखते हैं, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है, यह तीनों के बीच का होता है 120 डिग्री और यहाँ पे होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो एक्चुअली में यह तीनों एक प्लेन पे हैं, इस तरह से यह तीनों क्लोरीन क्या है, एक प्लेन पे है, और यह दोनों जो आपका क्लोरीन है, यह कुछ इस तरह से, इसको इस तरह से समझा सकते हैं। ठीक है, तो यह 3 क्लोरीन हो गया एक प्लेन पे, और उसके बाद यह एक क्लोरीन ऊपर, एक क्लोरीन नीचे। ठीक है, तो यह जो आप देख रहे हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। इन दोनों बॉन्ड को जो 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसको कहते हो आप एक्सियल बॉन्ड। क्या बोलते हो, एक्सियल, या इसी को अक्षीय बंध भी कहते हैं, एक्सियल बॉन्ड कहते हो, या इसी को आप कहते हो अक्षीय बंध। आया बात समझे। और यह जो आपको आपके जो तीनों हैं, इसको आप कहते हो क्या, इक्वेटोरियल बॉन्ड। इन तीनों क्लोरीन को आप कहते हो इक्वेटोरियल बॉन्ड, या इसी को आप बोलते हो निरक्षीय बंध। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान देना है कि जो आपका अक्षीय बंध होता है या जो एक्सियल बॉन्ड होता है, एक्सियल बॉन्ड इज बिट लॉन्गर, एक्सियल बॉन्ड थोड़े से लंबे होते हैं इन कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, क्या हमने बोला है कि एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं, यह दोनों बॉन्ड वह थोड़े से लंबे होते हैं, किसके कंपेयर में, इक्वेटोरियल बॉन्ड के। ठीक है, क्यों होता है, तो आपको पता है कि इन सबके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। कैसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो देखो यहाँ पे कितना होता है, 3, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17, और 17 को आप तोड़ते हो 2, 8 और 7 में, तो बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। तो अगर एक के साथ बंध बनाने में खर्च कर दिया, बचा कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, मीन्स 3 जोड़ा, तो 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन सभी के पास है। ठीक है, बट यह तीनों मिलके क्या करते हैं,
इस क्लोरीन को रिपेल करते हैं, ठीक है। और रिपेल करने की वजह से इसका जो बॉन्ड होता है, जो एक्सियल बॉन्ड होता है, जो ऊपर और नीचे दिख रहा है, वह थोड़े से लंबे होते हैं इन कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एक्सियल बॉन्ड इज बिट लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है, ड्यू टू रिपल्सन। किसकी वजह से? रिपल्सन के कारण एक्सियल बॉन्ड थोड़े से लंबे होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से। आया बात समझिए, ठीक। तो अगर इसके बारे में मुझे लिखना है तो मैं क्या क्या लिख सकता हूं? इसका टीबीपी स्ट्रक्चर होता है, पहली बार बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री और 90 डिग्री। बॉन्ड एंगल इन तीनों का होता है 120, और यह दोनों जो एक्सियल बॉन्ड है उसका 90 डिग्री और इक्वेटोरियल बॉन्ड का 120 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5, और 5 के लिए पूरी दुनिया जानती है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है। इस PCl5 में तो होता है sp3d, sp3d, ठीक है। मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा संकरण तो वहां पे बताऊंगा। sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, और स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो स्ट्रक्चर इसका TBP होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, या जिसको आप बोलते हो त्रिकोणीय द्विपिरामिड। और बॉन्ड एंगल कितना होता है? तो 120 डिग्री का इन तीनों के बीच में, ठीक है, इक्वेटोरियल बॉन्ड। और जो एक्सियल बॉन्ड है उनमें कितना होता है? 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। संकरण कौन सा होता है? तो संकरण आपका sp3d होता है। आए बात समझिए, हमने सारी चीजें इसमें बता दी, ठीक है। अगर इसके यूजेस की बात करें कि PCl5 का यूज क्या कर सकते हैं, तो जो हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक होते हैं उनको बनाने में इसका प्रयोग करते हैं PCl5 का, ठीक है। तो PCl5 के यूजेस की अगर मैं बात करता हूं कि इसके यूजेस क्या क्या है, तो यूजेस मैं बोल सकता हूं क्या यूजेस है, जो आपका जो डेरिवेटिव होते हैं हैलोजन के, ठीक है। तो हैलोजन के व्युत्पन्न बनाने के लिए तो आप बोलोगे हैलोजन के व्युत्पन्न, इस व्युत्पन्न को आप बोलते हो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, ठीक है। तो बोलेंगे हैलोजन के व्युत्पन्न बनाने के लिए PCl5 का प्रयोग करते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। आया बच्चों बात समझ में, ठीक है। तो यह हमने बात कर लिया इसके बारे में, ठीक है। अब एक एक करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, जो जो क्वेश्चंस हमारे पास है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास कि PCl5 को गर्म करने पर क्या होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि PCl5 को अगर गर्म किया जाए तो क्या होगा PCl5 को गर्म करने पे, ठीक है। तो PCl5 को अगर गर्म करते हैं तो आपका PCl5 किस में टूटता है? यह PCl3 में, और प्लस किस में टूटेगा बच्चों? तो आप बोलोगे Cl2 में, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न हम लेते हैं बच्चों कि अगर PCl5 की अभिक्रिया, ठीक है, भारी जल से करवाई जाए। PCl5 की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं? भारी जल। और भारी जल को आप बोलते हो D2O, ठीक है। D2O मींस होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो क्या होता है? ये कुछ हमने क्वेश्चन लिया। पहला प्रश्न हमने बोला कि PCl5 को गर्म करने पर क्या होता है, तो PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में टूटता है। दूसरा, इस PCl5 का अगर अभिक्रिया में करा दूं D2O मींस ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको आप बोलते हो भारी जल, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका यूज होता है, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों? तो बना लेगा POCl3 और प्लस में क्या DCl, ठीक है, ड्यूटेरियम क्लोराइड। इसको बैलेंस कर लीजिए। तो क्लोरीन यहाँ पे 5 है, यहाँ क्लोरीन 3, तो भाई यहाँ कर लो 2, तो हो जाएगा क्या 2 क्लोरीन 2 ड्यूटेरियम हो गया, तो 2 ड्यूटेरियम 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमने क्या देखा, प्रश्न पूछता है कि PCl5 की अभिक्रिया भारी जल के साथ कराने पे, ठीक है। तो आप बोलोगे PCl5 की अभिक्रिया भारी जल को आप बोलते हो D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है, के साथ कराने पर क्या बनता है? कराने पर फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और साथ में ड्यूटेरियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और साथ में क्या बनता है? ड्यूटेरियम क्लोराइड। ये इसका बैलेंस रिएक्शन हो गया, ठीक है। ये हमने बात की। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है बच्चों, तीसरा प्रश्न है कि जो आपका PCl3 होता है, ठीक है, यह आपका धूम क्यों देता है जल के साथ अभिक्रिया कराने पर, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि जो आपका PCl3 होता है, PCl3 जल के साथ अभिक्रिया करके, जल के साथ या नमी लिखा हुआ होगा, ठीक है, साथ अभिक्रिया करके धूम क्यों देता है? धूम क्यों देता है? धूम का मतलब होता है बच्चों फ्यूम्स, ठीक है। तो देखिए ये आपका था PCl3,
और यह नमी के साथ अभिक्रिया करता है, इसका जल अपघटन होता था और यह बना लेता था क्या, H3PO3 ऑर्थो फॉस्फोरस अम्ल, और साथ में क्या बनाता था, HCl। तो इस HCl के कारण क्या होता है, यहाँ पे धूम बनता है, ठीक है, या फ्यूम्स बनते हैं। फ्यूम्स बनता है किसके कारण, तो आप बोलोगे इस HCl के कारण, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि क्या जो PCl5 होता है उसमें सभी बंध एक बराबर होते हैं, जो सभी बंध की लंबाई होती है, 5 बंध होते हैं, सभी 5 बंधों की लंबाई एक बराबर होती है। तो प्रश्न है क्या PCl5 में सभी बंध की लंबाई एक समान होती है, एक समान होती है, ठीक है। क्या एक समान होती है, तो हमने बताया था कि यह PCl5 का स्ट्रक्चर है। PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, TBP, इसको आप बोलते हो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये ट्राइगोनल हो गया, बाई का मतलब है 2, पिरामिड का मतलब है पिरामिड, झोपड़ी, ठीक है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इसका बॉन्ड एंगल कितना बताया था, 120 डिग्री और 90 डिग्री। लेकिन जब स्ट्रक्चर क्या बोला था, TBP या त्रिकोणीय द्विपिरामिड। लेकिन यह दोनों जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं, यह क्या होता है, यह थोड़े से लंबे होते हैं, किसके, इन तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड के कंपेयर में। क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि यहाँ पे 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और सब जगह 3-3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और यह तीनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या करते हैं, वह बेचारे ऊपर और नीचे वाले दोनों इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, और रिपेल करेगा तो जिसके वजह से उसका जो बंध होगा वह थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इन कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। तो हम बोलेंगे इसके बारे में बच्चों, हम कहेंगे एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। तो 5 बंध बराबर नहीं होते, तो सभी बंध बराबर इसमें नहीं होते PCl5 में, ठीक है। यह तीनों बंध तो बराबर होते हैं, लेकिन यह दोनों बंध थोड़े से लंबे होते हैं। तो हम बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड इज बिट लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे 5 बंध किसके अंदर, PCl5 में 5 बंध समान नहीं होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, जो एक्सियल बॉन्ड है, ये अक्षीय बंध क्या होता है, इन तीनों बंध निरक्षीय बंध के तुलना में थोड़े से लंबे होते हैं। तो आप लिखेंगे अक्षीय बंध निरक्षीय बंध की तुलना में थोड़े से लंबे होते हैं, या एक्सियल बॉन्ड इज बिट लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है, मैं पूरी आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाए, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक यू।